नमस्कार। इस वीडियो में मैं धर्मवीर भारती के काव्य शिल्प विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। भाषा और शिल्प के संदर्भ में डॉक्टर धर्मवीर भारती की मान्यता है कि वह मानवीय मूल्यों से अंतर्गुम्फित हो, मानवीय मूल्यों का अन्वेषक और वाहक हो, तभी वह सांस्कृतिक संकट को दूर करने के दायित्व से युक्त हो सकता है या निर्वाह कर सकता है। धर्मवीर भारती की शैल्पिक चेतना इस दृष्टि से सर्वथा मौलिक और सांस्कृतिक चेतना से युक्त है। उनकी रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया और सपना अभी भी इस तथ्य को प्रमाणित भी करती हैं। इनकी काव्य कृतियों का विश्लेषण करने से हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी शिल्प संरचना नूतन अनुभूतियों की वाहक है। उनका रूप गठन नया और सृजनात्मक प्रक्रिया से परिशोधित है। उनकी शिल्प संरचना के पीछे भाव की प्रेरणा और मूल्यों की ललक सर्वत्र दृष्टिगत होती है। इसके अनुसंधान में भारती की स्व प्रतिभा का योग है। उनका शिल्प कृत्रिमता, चमत्कार और वैचित्र्य प्रदर्शन से दूर है। वह सहज, स्पष्ट, सरल, कलात्मक किंतु लोकग्राह्य है। कलात्मक संयोजन में जहां धर्मवीर भारती हमें एक सफल कवि के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं उनका काव्य शिल्प एक और तथ्य लक्षित करने योग्य दिखाई पड़ता है कि वह युगीन यथार्थ और नवीन सौंदर्य बोध से युक्त है। और यही कारण है कि उनके शिल्प में जहां एक और फूल का अधखिला अंतस, मदभरी चांदनी, स्वर्ण किरण, मूंगिया बादल, गुलाब, पाखुरी दिखाई पड़ती हैं, तो दूसरी ओर पगडंडी, मकड़ी का जाला, सीलन, कीचड़, काई, शीशे के टुकड़े, रोगी मुर्दे, गंदा कफ, बासी थूक, रोगी कुत्ता, दुर्गंध आदि भी दिखाई पड़ती हैं। उनका शिल्प युगीन संवेदना यदि देखा जाए तो युग सत्य से युक्त कमल और कैक्टस का चयन करता है। भारती की काव्य भाषा के संबंध में मैंने एक और वीडियो आपके सामने रखा था। उससे स्पष्ट होता है कि वह युग जीवन की कोख से उत्पन्न भाषा है, हमारे जीवन और व्यवहार की वास्तविकताओं से जुड़ी हुई है। उसका रचाव जनतांत्रिक अनुभव के आधार पर हुआ है और यही कारण है कि साहित्यिक आभिजात्य से मंडित होकर भी सामान्य बोलचाल की भाषा के निकट है और सामान्य बोलचाल की भाषा होकर भी काव्यात्मक गरिमा और भाव भंगिमा से युक्त है। भाषा तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, ग्रामीण, आंचलिक, पारिवारिक और आम बोलचाल के शब्दों से पूरी तरह से युक्त है। धर्मवीर भारती ने परंपरागत भाषिक तत्वों का प्रयोग तो किया है, लेकिन वो प्रयोगशीलता और संदर्भगत नवीनता के कारण नितांत मौलिक प्रतीत होते हैं। उनकी काव्य भाषा में अप्रस्तुतों का प्रयोग जिस कलात्मकता और सहजता के साथ हुआ है, वह भी उनकी शिल्प चेतना की महती उपलब्धि है। उन्होंने अपनी अमूर्त भावनाओं, संवेदनाओं, अनुभूतियों, अनुभवों और विचारों को प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी, सुकर, सुबोध, रसाद्र और प्रभविष्णु बनाकर अधिक से अधिक संवेद्य, मूर्त और संप्रेष्य बनाने के लिए विविध क्षेत्रों से अप्रस्तुतों का संयोजन किया है। रोमानी संवेदना और युगीन यथार्थ की व्यंजना करने के लिए नए
ताजे, सशक्त, अर्थ व्यंजक, भावोद्दीप्त, अनुभूति प्रवण अप्रस्तुतों का प्रयोग वे करते हैं। पारिवारिक और दैनिक व्यवहार की वस्तुओं और वस्तु स्थितियों को अप्रस्तुतों के रूप में उन्होंने चुना और काव्य शिल्प को यथार्थ और गतिशील जीवन से जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया। उदाहरण देखिए, जॉर्जेट के पीले पल्ले सी, क्वारेपन के कच्चे छल्ले सी, कूड़े सी, खाली प्याले सी, मोमबत्ती सी, दुबली बांह सी, उजड़ी मांग सी, जादू टोना सी, गजरे सी, बच्चों की जिद्द सा, उत्सव सा, मेले सा, इस प्रकार के अप्रस्तुतों में कहीं भी अस्पष्टता, दुरूहता, क्लिष्टता या चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती। नई कविता की शैल्पिक चेतना का सर्वाधिक प्रभाव बिंब और प्रतीक पर पड़ा। भारती के बिंबों में संश्लिष्ट काव्यात्मकता का अद्भुत रूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिंब निर्माण में व्यापक अनुभव, तीव्र अनुभूति और विशुद्ध कल्पना शक्ति का प्रयोग वे करते हैं। भारती के बिंब चाहे दृश्य बिंब हो, मानस बिंब हो या संवेद्य बिंब हो, सहृदय की चेतना में अभीष्ट काव्यात्मक प्रतिक्रिया और संवेदना जागृत करने में सक्षम है। प्रतीक धर्मवीर भारती की शिल्प चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने आंतरिक रोमानी संवेदना, पीड़ा, उल्लास, आशा निराशा, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, मूल्य विघटन, संत्रास, विवशता, अस्तित्व संकट और अन्वेषित मूल्यों की कलात्मक व्यंजना की है। प्राकृतिक और पौराणिक प्रतीकों की दृष्टि से यदि देखें तो इनका काव्य समृद्ध है। अंधायुग और कनुप्रिया, इन दोनों रचनाओं का तो संपूर्ण रचना विधान ही प्रतीकात्मक है। वे न केवल प्रतीकों का सृजन करते हैं, बल्कि परंपरागत प्रतीकों को भी नए संदर्भ और नए अर्थ देकर अपने काव्य शिल्प को समृद्ध बनाते हैं। प्रतीक भावों और विचारों की सांकेतिक व्यंजना करने में अनुपम है। वे भावों का प्रतिनिधित्व करते हुए कविता में संक्षिप्तता और भावगर्भिता का गुण लाते हैं, साथ साथ भाषा की अर्थवत्ता को भी बढ़ाते हैं। ठंडा लोहा, अंधा युग, प्रमथ्यु गाथा, पगडंडी, टूटा पहिया, वृहन्नल्ला, ये भारती के प्रसिद्ध प्रतीक हैं। वैविध्यमय छंद प्रयोगों की दृष्टि से देखें तो भी इनका काव्य समृद्ध और सफल दिखाई पड़ता है। जहां उन्होंने एक और परंपरागत शास्त्रीय छंदों का नवीन और मिश्रित प्रयोग कर कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं लय पर आधारित मुक्त छंदों का भी विशिष्ट सफलता के साथ प्रयोग करते हैं, जो उनकी शिल्प चेतना और सफलता को प्रमाणित करता है। परंपरागत छंदों में रोला, सार, सरसी, दिक्पाल, पीयूष वर्ष, रजनी, रूपमाला, पादाकुलक, चौपाई, चौपई आदि छंदों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे यांत्रिक जड़ता से मुक्त हैं। मुक्त छंद में लयाधारित मुक्त छंदों का निर्माण भी वे करते हैं, तो लय वैविध्य से युक्त मुक्त छंदों का भी। काव्य रूप की दृष्टि से यदि देखें तो भारती का काव्य अनुभूति के स्वरूप, उसकी प्रकृति और युगीन परिवेश के अनुकूल नवीन रूपाकारों में ढालकर वे प्रस्तुत करते हैं। गीति नाट्य, खंड काव्य, लंबी कविता, लघु कविता, मुक्तक, गीत, गजल, रुबाई, शोक गीत, पत्र गीत, इन सब का प्रयोग कर वे नवीन शिल्प चेतना का परिचय देते हैं। इसलिए काव्य रूपों की दृष्टि से भारती परंपरागत शास्त्रीय नियमों से मुक्त दिखाई पड़ते हैं। इनकी काव्य कृतियां युग चिंतन की कलात्मक दस्तावेज कही जा सकती हैं। इनकी रचनाओं की सफल प्रस्तुति में उनकी शिल्प चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया और सपना अभी अभी निसंदेह युग चिंतन के कलात्मक दस्तावेज के रूप में पहचानी जा सकती हैं,
इनमें व्यक्ति और समाज दोनों को प्रश्रय मिला है। ठंडा लोहा में जहां एक और आंतरिक रोमानी संवेदनाओं, प्रणय और सौंदर्य की मधुर और संयत अभिव्यक्ति हुई, वहीं कुछ कविताओं में युग चेतना की आहट सुनाई दी। 7 गीत वर्ष नई कविता का प्रतिनिधि संग्रह माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संवेदना और शिल्प के स्तर पर नई कविता की संपूर्ण प्रवृत्तियों का स्वस्थ रूप दिखाई पड़ता है। अंधा युग महाभारत कालीन पौराणिक आख्यान के माध्यम से वर्तमान की युद्ध विगलित जर्जर संस्कृति और विकृत मूल्यों की मार्मिक व्यंजना करने वाली प्रौढ़तम काव्यकृति है। कनुप्रिया आंतरिक रागात्मक युगीन यथार्थ और इतिहास बोध की प्रखर अभिव्यक्ति करने वाली कालजयी रचना है। इसका वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही कालजयी हैं। कवि ने इसमें वर्तमान इतिहास की वक्र, धूमिल और जर्जर गति को पहचानने की कोशिश की है और आंतरिक रागात्मकता और बाह्य क्रिया व्यापारों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का अद्भुत और मौलिक प्रयास धर्मवीर भारती करते हैं। अपनी इस कलाकृति में, काव्यकृति में राधा की आंतरिक प्रणय संवेदना, रागात्मकता, तन्मयता, प्रश्नाकुलता, युद्ध और हिंसा जन्य इतिहास, अस्तित्व बोध, इन सब चीजों का जिस कलात्मकता के साथ उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, वह अपने आप में एक उपलब्धि है। इस प्रकार यदि हम सारांश में कहें कि धर्मवीर भारती नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नई कविता में उनकी एक अपनी अलग पहचान है। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने नई कविता को वस्तु और शिल्प के स्तर पर व्यवस्थित और संयत रूप दिया। उसके रूप गठन में धर्मवीर भारती का योगदान अविस्मरणीय है। उनके शैल्पिक प्रयोगों में भाव और शिल्प का अद्भुत सामंजस्य है। निश्चित तौर पर उनकी कविता मानवीय मूल्यों की अन्वेषक, वाहक और काव्य को प्रभु विष्णु संप्रेषणीयता की शक्ति से युक्त और दीर्घजीवी बनाने वाली है। और अंत में उन्हीं के शब्दों में, साहित्य में शब्द तभी समर्थ, प्रेषणीय और प्राणवान बनते हैं जब उनमें मानवीय मूल्य आंतरिक रूप से प्रतिष्ठित रहता है। धन्यवाद।